हैं आपके आप। चेहरे पे माशाल्लाह आज हंसी और नूर बड़ा ज़्यादा नज़र आ रहा है। लगता है ये 14 रुपए का जो कल का रिलीफ है पंजाब हुकूमत ने दिया है बिजली के बिलों का, ये उसका असर लग रहा है। तो क्या कहते हैं आप पंजाब हुकूमत के इस इकदाम के ऊपर? जी, बड़ा अच्छा इकदाम है, लेकिन अगर ये 2 महीने से आगे हो जाता तो ज़्यादा अच्छा होता। फैज़ हमीद साहब अब रिटायर हो चुके, अब घर जा चुके, तो अब इस पे कौन सी ऐसी अनोखी बात होगी कि उन्हें कोर्ट मार्शल के लिए तहवील में ले लिया गया? जनरल फैज़ हमीद साहब जो है ना, ये बहुत एम्बिशियस थे। ओके। ये जब DGISI थे तब भी एम्बिशियस थे, जब DGC थे तब भी बहुत एम्बिशियस थे। एक तो वो आर्मी चीफ बनना चाहते थे। ख्वाहिश में बुराई क्या है? सर, ख्वाहिश रखना बुरी नहीं है, लेकिन जब आप ना बने ठीक उसके है। बाद जो बन जाए उसको चैलेंज करना मसला है। बांग्लादेश में जो वाकयात हैं, इसमें आप क्या समझते हैं? पॉलिटिकल रेवोल्यूशन है, आप इसे रेवोल्यूशन समझते हैं? सियासी इनकलाब, अच्छा। जिसके नतीजे में एक हुकूमत चली गई, उसकी जगह एक दूसरी हुकूमत आ गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, पाकिस्तान खबर डिजिटल की जानिब से मैं हूँ खालिद महमूद रसूल। यूँ तो वीलॉग मेरा आप देखते रहते हैं, लेकिन आज से हमने प्रोग्राम का फॉर्मेट ज़रा कुछ तब्दील किया है। मेरे एक बड़े प्यारे दोस्त, बहुत अच्छे जर्नलिस्ट खालिद भट्टी साहब, तो हम दोनों मिलके एक प्रोग्राम जो है वीकली राउंड अप के नाम से आपके लिए लाए हैं कि जिसमें उस हफ्ते की सारी की खबरें जो है उसके ऊपर एक गुफ्तगू होगी और वो हम आपके सामने पेश करेंगे। तो जनाब, आज के प्रोग्राम में वेलकम करते हैं आपको भी। तो जनाब खालिद भट्टी साहब, क्या हाल है आपका? मैं खैरियत से। आप कैसे कैसे हैं? सब ठीक-ठाक? ठीक है? आपके चेहरे पे माशाल्लाह आज हंसी और नूर बड़ा ज़्यादा नज़र आ रहा है। लगता है ये 14 रुपए का जो कल का रिलीफ है पंजाब हुकूमत ने दिया है बिजली के बिलों का, ये उसका असर लग रहा है। सर, मैं सोच रहा हूँ कि 4-5 हज़ार रुपये मुझे महीने के बचेंगे। बचेंगे 2 महीने। 2 महीने? 2 महीने। तो फिर बाद के महीनों में क्या करेंगे आप? उसके बाद सर मैं फिर सुई गैस के बिल की तैयारी करूंगा। ये पैसे मैं बचाऊंगा। अच्छा। और फिर मैं दिसंबर, जनवरी, फरवरी में ये मैं गैस का बिल दूंगा। नहीं तो उन महीनों में जब बिजली का पूरा बिल आना तो ये बचत तो आपकी निकल जाएगी। 2 महीनों में फिर क्या सर, करेंगे वो आप? इस दफ़ा ये करेंगे ना, पंखे ज़रा पहले बंद कर लेंगे अच्छा अच्छा। तो आगे गैस का बिल जो है वो पे हो जाए। तो ये सारी प्लानिंग 3-4 महीने से आगे जाती नजर नहीं सर, ये इतनी है। अच्छा अच्छा, ये चलिए। हमारी जो लीडरशिप है माशाल्लाह, उनकी शॉर्ट साइटेडनेस इतनी है, मतलब उनका विजन ही इतना है। नहीं, इसको आप बिल्कुल ऐसा नहीं कि उनकी विजन है। उनका मतलब इस काम के ऊपर को 45 अरब रुपया खर्चा होना है। और आप ये देखिए कि ये एक लिहाज से इन अ वे रिलीफ आवाम के लिए है, पब्लिक के लिए है, और ख़ास तौर पे जो 500 यूनिट तक के लोग हैं जो आपके लाइफ लाइन और प्रोटेक्टेड कस्टमर आते हैं, तो किसी भी तरह का रिलीफ है, भले वक्ती तौर पे है, वो है तो काबिल तारीफ। तो क्या कहते हैं आप पंजाब हुकूमत के इस इकदाम के ऊपर? जी, बड़ा अच्छा इकदाम है, लेकिन अगर ये 2 महीने से आगे हो जाता तो ज़्यादा अच्छा होता। अब देखें ना सर, मसला ये है कि आप पॉपुलस मेयर्स के ज़रिए जो असल इश्यूज़ हैं आप उनको सॉल्व नहीं करते, उसकी तरफ नहीं जाते, बल्कि आप वक्ती तौर पे कोशिश करते हैं कि आप पॉपुलस मेयर्स के ज़रिए लोगों में हमदर्दी भी लें। एक्चुअली ये इकदाम एक पॉलिटिकल इकदाम है। अच्छा, बिल्कुल। वो कैसे? वो ऐसे है कि नून लीग पंजाब में इस वक्त बहुत वीक पोजीशन में। अच्छा। नून लीग का स्ट्रॉन्ग होल्ड पंजाब है। अब पंजाब में जो सूरत हाल है वो इस वक्त इलेक्शन लड़ने के काबिल नहीं है इस वक्त। भाई, उनकी चीफ मिनिस्टर है, उनका बेस है, उनकी इतनी अक्सरियत है, आपने हमें चौंका दिया कि उनकी मतलब इस वक्त पोजीशन ही ऐसी नहीं है। आप अगर कल इलेक्शन करवाएं और सारी पार्टियों को खुल के इलेक्शन लड़ने दें तो पता चल जाएगा कौन कहाँ खड़ा है। अच्छा, तो आपका ख्याल है कि ये जो इकदाम लिया गया है कि ये बुनियादी तौर पे सिर्फ अपनी उस जो पॉलिटिकल साख है, सियासी साख है, उसको बचाने की एक कोशिश उसको है? बेहतर करने के लिए। अच्छा। और जो डिक्लाइन है नून लीग का उसको रोकने के लिए। और तीसरा, मियां नवाज शरीफ साहब ने, देखें ना, सवाल ये भी उठता है कि उन्होंने क्यों अनाउंस किया, मरियम नवाज शरीफ साहबा ने क्यों नहीं किया? चीफ मिनिस्टर तो वो है, उनको करना चाहिए था। तो दरअसल मियां नवाज शरीफ ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि उनका दिल, हुकूमतों का दिल धड़कता हो या ना धड़कता हो, उनके भाई की और बेटी की, उनका दिल लोगों के साथ धड़कता है। उनको लोगों की तकलीफ जो है उसका बहुत एहसास है शिद्दत से। तो उसमें थोड़ी सी कमी करने की उन्होंने कोशिश की जितनी गुंजाइश थी। क्या ख्याल है, विफाकी हुकूमत जो कि नून लीग की अपनी है और नून लीग के सदर जो नवाज शरीफ, जिस तरह उन्होंने अपना ये एक जेस्चर भी देने की कोशिश की है, भले एक टेम्प्रेरी 2 महीने के लिए, लेकिन आप ये देखिए कि उस पर भी 45 अरब रुपया जो है वो पब्लिक फंड से वो डाइवर्ट करेंगे। तो ये इस तरह का कोई इकदाम जो है वो विफाकी हुकूमत की तरफ से क्यों नहीं आया? वहाँ जमात इस्लामी बेचारी 2 हफ्ते से ज़्यादा धरने दे के ख्वार भी होती रही, आखिर पर लॉलीपॉप दे के उनको उठा लिया। तो ये इस तरह का इकदाम, इस तरह का कोई एक मतलब जो एक वेलफेयर नौयत का या रिलीफ का मैयर विफाकी हुकूमत क्यों नहीं दे रही? सर, उसकी वजह यह है कि IMF का प्रोग्राम है। अच्छा। शहबाज शरीफ साहब ने साइन किए हैं, उसकी हुकूमत ने साइन किए हैं। और अगर ये डिविएट करते हैं, अभी इस महीने के आखिर में 29 गालबन
अगस्त को या 28 को IMF के एग्जेक्टिव बोर्ड का इजलास है, हम्म, उसमें अप्रूवल होनी है 7 अरब के बेल आउट पैकेज की। अगर ये थोड़ी बहुत भी वायलेशन करते हैं IMF की कंडीशंस की, कंडीशंस बड़ी सख्त हैं। जी। कल मियां नवाज शरीफ साहब ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि इतनी सख्त शराइत को इस तरह से लागू नहीं करना चाहिए। जो नून लीग का इजलास हुआ है ना, असल में वहाँ पे नवाज शरीफ साहब ने पूछा है शहबाज शरीफ साहब से कि जी आपने मुझे पहले भी कहा था कि हम रिलीफ देने लगे हैं, पैकेज ला रहे हैं, तो वो पैकेज किधर है? तो शहबाज शरीफ साहब ने कहा जी वो 2-4 दिनों में आ रहा है। लेकिन नवाज शरीफ साहब को पता है अच्छी तरह से कि IMF के इस प्रोग्राम में होते हुए वफाकी हुकूमत इस पोजीशन में नहीं है कि वो कोई ड्रास्टिक सब्सिडी दे सके, कट कर सके प्राइस में, क्योंकि IMF की शराइत के तहत ये जो बिजली और गैस महंगी हुई है, दरअसल ये रेवेन्यू कलेक्शन की एक एफर्ट है। क्या वजह है कि ये सियासतदान जो है ये उन मुश्किल फ़ैसलों से क्यों घबराते हैं और ऐसे फ़ैसले क्यों करते हैं कि जिसमें वो गरीब जिसने 1 लीटर या 2 लीटर उसमें मोटरसाइकिल में डलवाना है वो भी इनकी नालायकियों की सज़ा भुगते? ये असल मुश्किल फ़ैसले लेने से घबराते क्यों हैं? 2 रीज़न है। एक तो पॉलिटिकल, मतलब नून लीग वो जिस गरीब आदमी को 1 लीटर के पेट्रोल को भी कर रहे हैं तो वो तो पॉलिटिकली इनको बुरा भला ही कहेगा ना। लाजमी बात है, उससे हाँ। उनको फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, असल में नून लीग का जो असल में इनका वोट बैंक है या यहाँ से ये ड्राइव करते हैं हमायत, वो है ताजर। अच्छा। अब ये ताजरों को टैक्स नेट में लाएंगे, उसके लिए जो डंडा चलाना पड़ेगा, उनके साथ जो सख्ती करनी पड़ेगी, तो उसका रिएक्शन आता है, नून लीग उसको बर्दाश्त नहीं कर पाती। दूसरा जो रियल स्टेट का इशू है, उसमें अब इस वक्त जितने भी पॉलिटिशियन हैं, आप देखें लाहौर में जो लास्ट बल्दियाती इलेक्शन हुए थे ना सर 2015 में, उसका जब मैंने डाटा देखा तो 45% जो चेयरमैन थे यूनियन काउंसिल्स के वो रियल स्टेट से वाबस्ता थे। जब उनकी इतनी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन होगी ऐवानों के अंदर, वो लोकल हों या उधर हों, अब जैसे फ्यूडल्स हैं, फ्यूडल्स की रिप्रेजेंटेशन उनकी आबादी के लिहाज से बहुत ज़्यादा है। जी बिल्कुल। वो हर उस एफर्ट को, हर उस मेयर को, पॉलिसी को रेजिस्ट करते हैं जो उनके मफादात को नुकसान पहुंचा सकती है या उनको टैक्स नेट में लाने के लिए। अब जो ये चंद पॉलिटिशियन है, मसलन मैं कुछ दिन पहले, तो इसका मतलब है कि जिस तरह वो मिरासी ने कहा था, असी फिर ना ही समझिए कि अनटैक्स सेक्टर जो है उनको इन्होंने नहीं डाला नेट में, और आखिर पे ये आपके बिजली के बिल है, गैस है, पेट्रोल है, यही रह जाएंगे। चलो नाजरीन, ये तो खालिद भट्टी साहब ने तो हमें बिल्कुल मायूसी कर दिया है। हमारा ख्याल था कि शायद ये हमें कोई रोशनी दिखाएंगे। जी भट्टी साहब, मुझे ये बताइए कि इस पूरे हफ्ते तमाम खबरों पे एक खबर जो है ना वो बहुत छाई रही है। ये जो हमारे साबिक DG ISI हैं फैज़ हमीद साहब, उनको तहवील में ले लिया गया और उनका कोर्ट मार्शल की बातें हैं। उसके बाद फिर ये है कि उनके साथ जो है वो कुछ और आला अफसरान, 2-3 ब्रिगेडियर्स को, कर्नल्स को और कुछ और भी इस तरह लोगों को लिया गया। अब ये बताएं कि DG ISI जो है, हमारी सियासत में हमने जब, क्योंकि नाम हम इस्टेब्लिशमेंट का लेते हैं, लेकिन ये एक हकीकत है कि हमारे यहाँ जब भी हमने देखा है पिछले 20-30 सालों में एक सर्टेन रोल तो रहा है। DG ISI जो है वो सियासतदानों से मिलते भी हैं, सियासतदान भी उनके पास जाते हैं, तो एक ताल्लुक़, आप उसको पसंद करें ना पसंद करें, बाज़ औक़ात वो ताल्लुक़ ज़्यादा बढ़ गया, बाज़ औक़ात वो कम हो गया, लेकिन ये कि बहरहाल ये एक सियासी एक ताल्लुक़ तो रहा है। तो मुझे ये बताइए कि फैज़ हमीद साहब अब रिटायर हो चुके, अब घर जा चुके, तो अब इस पर कौन सी ऐसी अनोखी बात होगी कि उन्हें कोर्ट मार्शल के लिए तहवील में ले लिया गया और सो ऑन सो फोर्थ? क्या इसमें कहानी क्या है? कहानी तो सर बहुत सारी कहानी है। अच्छा। हर किसी की अपनी अपनी कहानी है। अच्छा। असल बात यह है कि फ़ौज का एक मिजाज है। अच्छा। मिजाज ये है, आप ये देखें कि जब DG ISI या आर्मी चीफ रिटायर होते हैं तो बहुत कम होते हैं जो कि लाइमलाइट में आते हैं। जी बिल्कुल सही, मुझे याद है बिल्कुल, ख़ास तौर पे जो DG ISI में बात आपकी काट रहा हूँ कि जनरल शुजा पाशा का देखें या बाकी पिछले जितने भी थे के देखें, DG ISI जितने भी होते हैं वो ऐसे लगता है कि यकदम वो सीन से गायब हो गए हैं, वो एग्जिस्ट ही नहीं करते। कॉन्शियस को एफर्ट होती है कि वो ना पीछे हो जाए। यू आर राइट, वेरी राइट। इसकी वजह यह है कि जितने भी रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिसर्स हों, वो आर्मी चीफ हो साहब का या DG ISI हों या लेफ्टिनेंट जनरल्स हों, they have to fall in line with the military policy. Okay. जो आर्मी चीफ हैं, जो एस्टेब्लिशमेंट है, उसकी जो पॉलिसी है उसको उन्होंने फॉलो करना है। देखा जाए तो DG ISI जो है वो उस पॉलिसी क्राफ्ट मेकिंग का एक अहम हिस्सा होता है। बिल्कुल होता है। He has been part and parcel, so he has to be aligned anyway. एक्चुअली जो पॉलिसी बनती है इम्प्लीमेंटेशन के लिए मुल्क के अंदर, DG ISI is like a driving force. उसका एक अहम पार्ट है। उसका एक अहम हिस्सा। No doubt about it. No doubt about it. अच्छा, मसला ये है कि जब तक तो वो होते हैं तो वो पॉलिसी को फॉलो करते हैं,
आर्मी की, या जो तय होता है ऊपर लीडरशिप का। मसला ये होता है कि रिटायरमेंट के बाद वो लूप में नहीं होते कि इस वक्त पॉलिसी क्या है। ठीक है, उनको वक्तन फक्तन बताया जाता है वैसे कि हमारी ये पॉलिसी है, इस इशू के ऊपर आपने इसको अपोज नहीं करना या इसके अगेंस्ट खड़े नहीं होना पब्लिकली। जब अपनी मीटिंग्स होती हैं वहाँ पे वो बात करते हैं। अच्छा, जनरल फैज़ हमीद साहब जो है ना, ये बहुत एम्बिशियस थे। ये जब DGISI थे तब भी एम्बिशियस थे, जब DGC थे तब भी बहुत एम्बिशियस थे। ठीक, एक तो वो आर्मी चीफ बनना चाहते थे। ठीक, ठीक है, वो तो हर जनरल की ख्वाहिश है। देखें, वो जो जनरल उस रेंज में, उस लीग में है, ये ख्वाहिश में बुराई क्या है? सर ख्वाहिश रखना बुरी नहीं है, लेकिन जब आप नाम बने ठीक उसके है। बाद जो बन जाए उसको चैलेंज करना मसला है। अच्छा, इसको थोड़ा सा आगे ले चलते हैं। चलिए, आप कहते हैं कि उन्होंने चैलेंज, ओके, आपका पॉइंट अपनी जगह पे है, लेकिन इसमें ये है कि बानी PTI जो इस वक्त जिस पोजीशन पे है, जी जी। PTI जिस पोजीशन पे है, वो सारे आपके तफसील सारी इल्म में है। तो ये ताना बाना जो है वो बानी PTI और फैज़ हमीद, अब जो फैज़ हमीद साहब तहवील में लिए गए हैं और उनके ऊपर जो केसेस की तफसील अब तक आई है, वो तो एक प्रॉपर्टी रिलेटेड है कि जी इस तरह हुआ और अपने इख्तियारात से तजावुज़ किया, और बाद में फिर सुनने की चीज़ें मिल रही हैं कि जी इस तरह वो 9 मई के वाक़यात में भी उनका जो ताल्लुक़ है और इस तरह की कोई गाइडेंस वगैरह देखी गई है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो इसमें PTI के साथ इसका ताल्लुक क्या समझते हैं आप, और इसका इम्पैक्ट PTI के ऊपर क्या होगा? क्योंकि PTI के बयानिए में मैं महसूस कर रहा हूँ कि बड़ा वाज़ेह तौर पे उन्होंने एक थोड़ा सा अपने आप को डिस्टेंस किया है और बड़ी एक मैच्योर्ड लाइन उन्होंने ली है कि ये आर्मी का अपना इंटरनल मसला है, हमारा इसमें कोई मसला नहीं। हालांकि सब जानते हैं कि फैज़ हमीद के साथ बानी PTI जो हैं उनका एक बड़ा गहरा ताल्लुक भी रहा है और उनकी सियासत में बड़ा एक उनका अहम किरदार भी रहा है। लेकिन अब जो जिस तरह उन्होंने, इसे क्या कहेंगे कि उन्होंने अपने आप को डिस्टेंस कर लिया है, या वाकई उन्हें कुछ नज़र आ रहा है कि ऐसी चीज़ें जो कल खुल के आ सकती हैं, तो आज ही वो जो शॉट है वो बड़ी एहतियात से खेलना चाह रहे हैं कि उन्होंने कहा कि नहीं जी ये PTI का मसला ये है कि इमरान खान साहब का भी वही मसला था जो जनरल फैज़ का था। इन दोनों के मफादात इकट्ठे थे। अच्छा, ख़ास तौर पे जनरल बाजवा के सीन से हटने के बाद इमरान खान साहब को शिकवा ये था कि मुझे इक़्तिदार से निकाला, मैं तो 10 साल के लिए लाया गया था, और ये जो 10 साला प्लान था इसको इन्होंने सबोताज कर दिया जनरल बाजवा ने। उनका गुस्सा जनरल बाजवा पे है, वो जनरल फैज़ हमीद को इसका इल्ज़ाम नहीं देते। ठीक है, अब मसला ये हुआ कि जब जनरल फैज़ हमीद को तमाम कोशिशें नाकाम हो गई और इमरान खान साहब, क्योंकि जनरल फैज़ हमीद साहब कर क्या रहे थे, वो जब तक हाज़िर सर्विस थे तब भी और जब वो रिटायर हो गए तब भी वो ये चाहते थे कि इमरान खान साहब को वापस लाया जाए पावर में, जहाँ पे इनका गठजोड़ मिलता है आके, या जहाँ पे ये इकट्ठे होते थे अपने मफादात के लिए। ठीक। और उनका मफाद ये था कि इमरान खान साहब वापस आएंगे, अगर वो रिटायर हो गए थे तो उनका ये ख्याल था कि जिस तरह मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने जनरल शमस कल्लू को बनाया था, वो रिटायर्ड जनरल थे, उनको DGISI लगा दिया था। जी जी। तो जनरल फैज़ हमीद ये चाहते थे कि इमरान खान साहब को पावर में वापस लाया जाए, वज़ीर आज़म बने, इक़्तिदार उनको वापस मिले, तो वो फिर मुझे DGISI लगाएं, ओके, और फिर हम मिलके जो अधूरा रह गया था हमारा प्लान उसको हम पूरा करें। अपोजिशन के जो लोगों को हमने पकड़ा था, जो हम कर रहे थे इनके खिलाफ कार्रवाइयाँ, इनको पॉलिटिक्स से बाहर निकालने की, तो ये एक्चुअली देखिए बात ये है कि जनरल फैज़ हमीद पे तो मलबा गिरा है आके। आप सही कह रहे हैं। बुनियादी तौर पे देखा जाए कि जब से ये बानी PTI की हुकूमत गिरी और उसके बाद जो मामला आए सारा PDM 1 का, फिर उसके बाद निगरान हुकूमत और PDM 2 की हुकूमत आई, वो जिस तरह कहते हैं ना कि पुलों के नीचे से बहुत सा पानी इस दौरान में बह गया हुआ है। तो लिहाजा अगर इसको रीसेट करने की कोई कोशिश करे भी कोई भी, तो वो यकीनन मुमकिन नहीं है, बल्कि इस दौरान में नए डायनामिक्स इतने ऐड हो जा चुके हुए हैं कि वो बजाय ख़ुद बड़े अहम हैं। अब उसमें सबसे अहम ये वाक़या कि ये बानी PTI जो हैं वो उस वक्त हिरासत में है, उनके ख़िलाफ़ केसेस भी हैं। अभी तक उनमें से देखा जाए तो कोई भी केस उस अंदाज में मंतकी नतीजे तक नहीं पहुँचा। दूसरा फिर ये कि 9 मई का जो वाक़या है वो बजाय ख़ुद उसको हमारी इस्टेब्लिशमेंट जो है वो बहुत संजीदा ले रही है। अब इस पूरे किस्से में मैं ये महसूस करता हूँ कि ये एक इंतहाई कदम है, और ये समझ लीजिए कि तर्किश का या तो आखिरी या प्रॉब्ली अहम तरीन तीर है जो है इस वक्त जो चलाया गया है। अब इसमें एक भारी जिम्मेदारी जो है ना वो इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर आ गई है कि उनके पास यकीनन अगर कोई ऐसे सबूत हैं जो कि उनकी ट्रायल कोर्ट में और बाद में शायद वही फैसले जो है ना वो सिविल कोर्ट्स में भी, हाई कोर्ट्स में और सुप्रीम कोर्ट में आएंगे, कि वो उनमें कम से कम अगर इतना सब्सटेंस है कि वो कोर्ट ऑफ लॉ में प्रूव किए जा सकते हैं, फिर तो चलो समझ में आएगी बात कि ये सारा जो इकदाम है उसके एक डिज़ायर्ड रिजल्ट्स आ सकते हैं। लेकिन अगर अगले 4 से 6 हफ्तों में वो मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल में
सबूत उस अंदाज में ना सामने आ सके, या फिर बाद में जब सिविल कोर्ट्स में वो चीज़ें बाद में कोई ना कोई किसी और तरीके से हाई चैलेंज कोर्ट में करेगा, आएंगी, वो चैलेंज होंगे करेगा, तो वो अगर कोर्ट्स ऑफ लॉ में वो चीज़ें उस अंदाज में अगर साबित ना हो सकी, तो ये एक नया पंडोरा बॉक्स जो है ना खुल जाएगा। हमारे अनफॉर्चुनेटली पहले ही सियासत में इतनी ज़्यादा दूरियां हो चुकी हैं, एक दूसरे को अदम बर्दाश्त हदों को छू रही है। तो ये जिस तरह का वाक़या है, इसमें मेरे ख्याल में ये स्टोरी अनफोल्ड हो रही है और इसमें बहुत सारा बहुत कुछ सामने आएगा, बहुत कुछ सामने आएगा। तो उस लिहाज से वी विल कीप यू अपडेटेड ऑन दैट। और अब चलते हैं हम अपने अपने सेगमेंट में तीसरे मौजू की तरफ। जी भट्टी साहब, ये बताइए कि पिछले 6 हफ्तों में बांग्लादेश में पहले वो स्टूडेंट्स की एक मूवमेंट चली और उसमें फिर बहुत खून खराबा हुआ, कुछ 450 के करीब जो है ना वो जाने भी गई, और किसी के फहमो गुमान में भी नहीं था कि हसीना वाजिद की हुकूमत, जनवरी में अभी उसने इलेक्शन चौथा लड़ा है, चौथी बार जो है ना वज़ीर आज़म बनी, कि ये तहरीक इतनी जल्दी इस कदर खौफनाक और इस कदर वसी और हमागीर होएगी कि हसीना वाजिद जैसी मतलब एक आहनी आसार की खातून जो है, उसे मुल्क यूँ छोड़ना पड़ेगा कि उसे अपने जर्नैल ने बताया कि जी आपके पास 45 मिनट हैं, अदरवाइज़ मॉब जो है वो आपके घर पे हमला कर लेगा। और उनकी आखिरी ख्वाहिश कि वो एक वीडियो मैसेज रिकॉर्ड करा के भेजेगा, उसका भी टाइम नहीं मिला। तो ये बांग्लादेश में जो वाक़यात हैं, इसमें आप क्या समझते हैं कि जो इसकी बहुत सारी तौजीहात अब तक आ चुकी हैं, आया मतलब इनकलाब हो जाने से मामलात जो है ना वो सीधे हो जाएंगे, या बांग्लादेश के लिए अब आइंदा से कुछ नया पंडोरा बॉक्स खुल जाएगा? किस तरह देखते हैं आप इसको? देखिए, एक बात तो ये है कि ये पॉलिटिकल रेवोल्यूशन है। आप इसे रेवोल्यूशन समझते हैं? सियासी इनकलाब। अच्छा। जिसके नतीजे में एक हुकूमत चली गई, उसकी जगह एक दूसरी हुकूमत आ गई। लेकिन इसे रेवोल्यूशन क्यों कहेंगे? ये देखिए एक अपराइजिंग है, क्योंकि रेवोल्यूशन की जो डेफिनेशन थोड़ी बहुत पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट के नाते, और आपको भी बहुत अच्छी पता है, वो एक जहनों की एक नैरेटिव है, एक नज़रिया है। अच्छा, जहनों को उस पर तैयार करते हैं, एक पॉलिसी फ्रेमवर्क है, अच्छा एक्शन प्लान सामने होते हैं। अच्छा, वो एक पूरा एक प्रोसेस है रेवोल्यूशन का। ये इन अ वे एक इंस्टेंट किस्म की अपराइजिंग तो है, रेवोल्यूशन तो नहीं कह सकते इसको। पॉलिटिकल रेवोल्यूशन आप इसलिए कहते हैं अच्छा कि एक सियासी हुकूमत हट गई है, ठीक, आपने हुकूमत को हटा दिया, पॉलिटिकल रेवोल्यूशन हो गया। अच्छा, और कुछ नहीं बदला बांग्लादेश में। एक हुकूमत हट गई, उसकी जगह दूसरी हुकूमत आ गई। अब देखिए ना, इंटरेस्टिंग बात यह है कि जिस डॉक्टर यूनुस को एग्जाइल पे मजबूर किया था हसीना वाजिद ने, जैसे हसीना वाजिद इंडिया में एग्जाइल में गई, वो पलट के लौट आए और अब वो हुकूमत कर रहे हैं इस वक्त। ठीक है, मसला ये था कि हसीना वाजिद ने जिस तरह जुल्फ़िकार अली, अगर आप इसका थोड़ा सा तकाबली जायज़ा लें, तो जो गलतियां आप भुट्टो साहब ने की सियासी तौर पे, और अपने मुखालफिन के साथ सियासी अंदाज से निपटने की बजाय ताकत का, रियासती ताकत का इस्तेमाल किया, उसका सहारा लिया, जब वो रियासती ताकत हटी पीछे, तो फिर पीछे कुछ नहीं था। वेरी राइट, वेरी राइट। इसी तरह जनरल मुशर्रफ के साथ हुआ। जो हुक्मरान अवाम की बजाय, सियासी अमल की बजाय, जमहूरी रवायात के मुताबिक अपोजिशन से डील करने की बजाय खालिस्तन रियासती ताकत से मामलात को हल करने की कोशिश करते हैं, तो जब वो रियासती ताकत हटती है तो फिर पीछे कुछ नहीं होता। अच्छा, इसको जरा थोड़ा सा एक और अंदाज से देखें। आपको याद होगा 2 साल पहले श्रीलंका में भी इसी तरह की अपराइजिंग। बिल्कुल। अच्छा, उसमें भी ये एक सदर और वज़ीर आज़म दोनों भाई थे। बिल्कुल। अच्छा, अवाम के जब गम गुस्सा वो आया, उन्होंने उनके महल्लात में भी जा पहुँचे, और नतीजा ये कि उन्हें भी भागना पड़ा, और उसके बाद उन्होंने श्रीलंका जो है ना वो डिफ़ॉल्ट भी हुआ, एंड सो ऑन सो फोर्थ, और वो शख्स को सदर बनाया जिसकी पूरी असम्बली में सिर्फ एक ही इकलौती अपनी नशिस्त थी। खैर, उन्होंने बड़ा अच्छा हैंडल किया, उन्होंने डिफ़ॉल्ट डिक्लेयर हो गए, उसके बावजूद उन्होंने IMF के साथ निगोशिएट किया, अपने डायरेक्टर्स के साथ निगोशिएट किया, और उसके बाद काफ़ी हद तक देखा जाए तो श्रीलंका की पिछले 2 सालों में बहुत अच्छा रीबाउंड उन्होंने किया। लेकिन अब देखते ये है कि अब जो ही ये मामला ज़रा सीधे हुए हैं, तो जो वो पिछला हुक्मरान टोला था, उन्होंने अपने बेटे को आगे कर दिया। अब सितंबर में अगला जो सदारती इलेक्शन है, उसके लिए मौसूफ आहिस्ता आहिस्ता करके दोबारा आ जाएंगे। कहने का ये मेरा मतलब है कि हमने पाकिस्तान की तहरीकों को भी देखा, श्रीलंका में, साउथ एशिया में हमने बाकी जगहों पे भी देखा। होता ये है कि हमारे यहाँ इस किस्म की जो अपराइजिंग होती है, वो एक मोमेंट ऑफ क्राइसिस में यूँ आती है, और उसमें बहुत सारी चीज़ें तलपट हो जाती है। लेकिन जो ही वो ज़रा थोड़ा सा मंजर बहाल होता है, चीज़ें अपने अपने मकाम पे आती हैं, तो वो इंटरेस्ट ग्रुप दोबारा खड़े हो जाते हैं। तो क्या इस चीज़ का इम्कान है कि जो अवामी लीग है उसकी जड़ें बहुत गहरी हैं,
वो कुछ वक्त के बाद दोबारा उसी तरह रीमर्ज कर जाएंगी जैसे अभी होती हुई नज़र हमें श्रीलंका में भी आ रही हैं, और पाकिस्तान में हमने देखा कि वो 90s में जो खेल तमाशा रहा वो फिर परवेज़ मुशर्रफ साहब आए, उसके बाद खैर से तमाम वो जमातें दोबारा उसी तरह चला रही हैं, मौजें बाहर लगी हुई है। तो क्या बांग्लादेश में इसी तरह का कोई मंजर हो सकता है? देखिए, बांग्लादेश का सियासी मंजर तब्दील होने वाला है। एक नई सियासी जमात बना रहे हैं स्टूडेंट्स। अच्छा। वो अपनी सियासी जमात बना के इलेक्शन में हिस्सा लेंगे और गालिब इम्कान यह है कि वो बहुत सारी नशिस्तें जीतने में कामयाब हो जाएंगे। अच्छा। कोई भी जमात शायद इस पोजीशन में ना हो कि वो अकेले गवर्नमेंट फॉर्म करे, कोलिशन गवर्नमेंट बनेगी। बांग्लादेश के मामलात में एस्टेब्लिशमेंट का किरदार बढ़ जाएगा। आपको याद होगा बांग्लादेश मॉडल की बड़ी बात होती थी। जी जी बिल्कुल, वो 2 साल मॉडल 2007 में 2007 से 9 में वो 9 चला, तक वो चला। उस मॉडल की हमारे यहाँ बड़ी ख्वाहिश थी, बड़ी ख्वाहिश थी। लेकिन थोड़े अरसे के लिए वो मॉडल पाकिस्तान में भी वजूद में आया जब अदलिया और एस्टैब्लिशमेंट ने मिलकर ना पसंदीदा अनासर की जो है सफाई की। जी जी। बांग्लादेश में भी यही कोशिश हुई थी। उस वक्त डॉक्टर यूनुस जो हैं, ही वॉज द ब्लू आइड बॉय ऑफ बांग्लादेशी एस्टैब्लिशमेंट। उनको मैदान में उतारने की कोशिश हुई, वो कामयाब नहीं हुए। ही वॉज नॉट अ पॉलिटिशियन, तो वो कामयाब नहीं हुए। लोगों ने उनको लिफ्ट नहीं कराई, हालांकि बहुत पॉपुलर थे, बहुत एहतराम था उनका। लेकिन वो उनकी जो पॉपुलैरिटी थी, जैसे इमरान खान साहब को बड़ा तवील अरसा लगा अपनी जो पर्सनल पॉपुलैरिटी और सेलिब्रिटी स्टेटस था उसको तब्दील करने में, पॉलिटिकल कैपिटल में बहुत टाइम लगा। यही सूरत डॉक्टर यूनुस के साथ हुई। अब मामला ये है कि बीएनपी जो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी है खालिदा ज़िया साहबा की, वो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा रियासती जबर हुआ। वो 6.5 साल से खुद जेल में है, बेटा उनका एग्जाइल में है, लीडर उनके या जेलों में है या भागे हुए हैं, तो वो भी बाउंस बैक करेगी। सर खालिद रसूल साहब, बात हकीकत ये है, इंसानी तारीख हमें बताती है, सियासी जमातें जब तक अपनी तबई मौत नहीं मरती आप मसनूई तरीके से उनको ख़त्म नहीं कर सकते। बिल्कुल भैया, आपने कहा, क्योंकि हमारे पास वक्त कम है, इसको ज़रा मैं अपनी राय थोड़ी सी दे देता हूँ। आपकी बिल्कुल बात बजा है कि जो सियासी पार्टियां होती हैं, जमातें होती हैं, वो सियासी मैदान में ही अपने अंजाम को पहुँचे, अच्छा अंजाम हो या बुरा अंजाम हो, वो मतलब आवाम ही उसका फ़ैसला करे तो बेहतर है। लेकिन मेरा एक थोड़ा सा ये भी ख्याल है कि हमने बहुत दफ़ा देखा है कि जब अपराइजिंग होती है या आपके अल्फाज में कोई रेवोल्यूशन आता है, तो उस मोमेंट के ऊपर नौजवान खून जो है ना, क्योंकि दे हैपन टू बी स्टूडेंट लीग का था, लेकिन जो हुकूमतें चलाना है ये बड़ा एक मुश्किल फ़न है। इसमें दानिश चाहिए, तजर्बा चाहिए, महारत चाहिए, और एक जहांबानी जो है ना, ये ऑल टुगेदर एक डिफरेंट फ़न है। अच्छा, और ख़ास तौर पे जब आप ब्यूरोक्रेसी को, इंस्टीट्यूशंस को, वर्ल्ड को फेस कर रहे हैं, इन्वेस्टर्स को फेस कर रहे हैं, सो बहुत जगहों पे हमने देखा पास्ट में कि वो जो जज्बाती माहौल में तो चंद चेहरे नुमायाँ हो जाते हैं, जब टेस्ट ऑफ टाइम आता है तो उसमें वो पास नहीं होते। तो बांग्लादेश का जो पिछला पास्ट गुजरा है उसमें हमने देखा है कि जितनी भी हुकूमतें गिराने और का सफ़र रहा है 75 में मुजीबुर रहमान की डेथ के बाद, अच्छा उसके बाद से हमने देखा है कि वहाँ की सियासत में बॉडी पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा आ गई, तोड़ फोड़, जलाओ घिराओ, मारना, ये और अच्छा वो वायलेंस बहुत हद तक सियासत में सरायत कर चुका हुआ है। दूसरे ये है कि वहाँ करप्शन हर लेवल के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है उसमें सरायत कर चुकी है। तीसरे सियासी मिजाज में है कि जब एक सोल्यूशन लोगों को मुतमन नहीं करता तो बड़ी जल्दी लोग जो है ना बेजार भी हो जाते हैं। तो इसमें यह है कि स्टूडेंट अपराइजिंग ने बहुत लोगों को मोटिवेट किया है, साउथ एशिया में भी और पूरी दुनिया में भी। लेकिन मैं ज़रा थोड़ा सा इस सिलसिले में मोहतात हूँ कि टेस्ट ऑफ टाइम अब शुरू हुआ है। आया 26 साल का जो इस्लाम नवीद इस्लाम नाम है जो चंद और लोगों का है, आया ये लोग जो है वो टेस्ट ऑफ टाइम से गुजरेंगे या नहीं। दूसरे ये कि जो डॉक्टर यूनुस हैं वो ऑलरेडी 82 साल के हैं। अब 82 साल की उम्र में आप एक ऐसा मुल्क जिसमें तमाम जो पावर पॉलिटिक्स हैं वो एक दूसरे के साथ जो है ना दस्तों गिरबां हुए हुए, फिर ये कि उस पूरे मुल्क में जो मुख्तलिफ इदारे हैं और जो इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं उनके आपस में खींचातानी है, तो उसमें डॉक्टर यूनुस इन दी लॉन्ग रन कितने के इफेक्टिव होंगे, क्योंकि वो कोई अवाम के वोट लेके तो नहीं आए, वो तो एहतराम के तौर पे जो है ना वो आए। सो मुझे थोड़ा सा एक्चुअली स्टूडेंट मूवमेंट की डिमांड थी। एक्चुअली आर्मी चीफ खुद लीड करना चाहते थे जो वकारो-ज़मा हैं इंटरिम गवर्नमेंट को, लेकिन स्टूडेंट्स ने प्रेशराइज किया उनको। जो स्टूडेंट लीडरशिप भी है ना जी, जब देखें ये जो जोश हटता है ना तो फिर आटे दाल का भाव मालूम होता है, फिर सियासी जमातें वापस आ जाती हैं। मेरा खदशा ये है कि ये जो स्टूडेंट का जो ये है, अगले अगर
तबाही तौर पे इन्होंने सियासी अमल को जल्दी से जल्दी शुरू ना किया और इलेक्शन की तरफ ना गए, और ये गैर अनइलेक्टेड गवर्नमेंट अबूरी हुकूमत अगर तवालत इख्तियार करी तो मेरा ख्याल है बहुत मुश्किल होगा आगे। लेकिन बारह देखते हैं मेरा किस ख्याल तरफ है चीज़ें कि चलती अगर है। ऐसा ना हुआ ना सर, तो बांग्लादेश मिस्र की तरह के डेवलपमेंट्स आप समझते हैं। चलिए नाजरीन, इसके साथ ही हमारा ये पहला प्रोग्राम है वीकली राउंड अप पाकिस्तान खबर डिजिटल की तरफ से। ये हमारी कोशिश होगी, आप अपनी राय से भी हमें आगाह करते रहिएगा। हमारी कोशिश होगी कि हफ्ते के दौरान में जो 3 मौज़ूआत हैं कम अज़ कम, उसके ऊपर एक कैंडिड तरह का एक बेलाग तबसरा जो है ना, वो हम आपकी खिदमत में पेश करें। तो इंशाल्लाह अगले हफ्ते दोबारा हाज़िर होंगे। आपके लिए बहुत बहुत दुआएं, अपनी खैरियत का, अपने साथ वालों का ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। भट्टी साहब बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू वेरी मच।